हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट लेक्चर में आपने मेरे साथ में पीरियडिक टेबल की हिस्ट्री क्या है, उसमें मेंडलीव का क्या योगदान था और वहां से आगे आते हुए मॉडर्न पीरियडिक टेबल में क्या क्या योगदान दिया गया है, मोजले ने जो बात कही थी उसके बारे में भी, ये सब चीजें आपने मेरे साथ में कवर कर ली थी। आज के लेक्चर में आप मेरे साथ में सीखने वाले हो कि जो पीरियडिक टेबल मॉडर्न पीरियडिक टेबल है या कहूं मैं मोजले की पीरियडिक टेबल है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे निकालते हैं ये सब सीखेंगे। और उसके बाद में जो पीरियडिक प्रॉपर्टीज हैं, हम बहुत अच्छा खासा पोर्शन जो पीरियडिक टेबल का है वो उसके अंदर कवर होता है, उसको भी सीखने वाले हैं। तो उसमें एटॉमिक रेडियस क्या है, आयनिक रेडियस क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इन सब पीरियडिक प्रॉपर्टीज को हम बहुत अच्छे से ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, क्या एग्जांपल्स हैं, किस तरह से इसको करा जाता है, ये सब करने वाले हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं हम मॉडर्न पीरियडिक टेबल के अंदर। अगर आपके पास में इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज अप्रोक्सीमेटली सेम होती है, इनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है, इनकी प्रॉपर्टीज डी वाले ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज सेम होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्टडी करना किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को और उसको याद रखना इजी हो जाता है और बेहद खूबसूरत डिस्कवरी मैं तो इस चीज को मानता हूं, ठीक है। अगर मुझे इसमें बताना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता होना चाहिए। कौन सी चीजें, अगर कोई भी एलिमेंट है और उसके अंदर ग्रुप्स हैं तो उन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप डायरेक्ट देखते ही बताने चाहिए। कैसे, देखिए इधर जितने भी एलिमेंट हैं उनका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए। वो कैसे निकालते हैं जनाब, इधर देखिएगा, ये दोनों है, इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो s सबशेल के अंदर आएगा। तो अगर इसके बाद में बात करें ns1, इधर देखो 2s1, तो इसका मतलब 3s1। इस तरह से आप इस पूरे ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो ns1 होगा और इसके लिए ns2 होगा। समझ आया क्या, समझ आया, इतनी चीजें क्लियर हो गई, ओके। अब देखिए इसके बाद में अगर आपको मैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बताऊं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में आप अगर जानना चाहते हैं तो उसमें क्या करोगे, जो ये वाली ग्रुप है उसको हम 3D सीरीज बोलते हैं। एक्चुअली ये फोर्थ ग्रुप पीरियड में आती है, लेकिन इसको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। और अगर देखिए अगर इसके बारे में बात करें तो 4s2 और 3D, इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। और अगर ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पे होगा तो हम कैसे दिखाते हैं, अगर मैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करूंगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है, अगर वहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दिए, इजेक्ट कर दिए, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इधर देखिएगा, इसको लेंगे हम 3D1 इधर वाले को, इसको 4D1 लेंगे, इसको 5D1 लेंगे, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं D1 और इसके बारे में D2, इसके बारे में D3, इसके बारे में D4, यहां से एक कम कर देना है, ठीक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने बाहर निकाल दिए, D5, D6, D7, D8, D9 एंड D10, इस तरह से इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अगर आपको बताना है Mn का वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्या करोगे, 3D5 4s2, समझ आया। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में दोनों इलेक्ट्रॉन्स s शेल के बाहर निकाल दिए, 4s के मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दिए, तो क्या बचा 3D5। समझ आया क्या, मतलब अगर फोर्थ में है तो मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल के अंदर प्रेजेंट होगा। क्लियर हुई क्या बात, ओके। अब इसके अंदर इधर आइए, आप इसको कैसे देखते हैं, आप इसके लिए डायरेक्ट याद रखना ns2 np1, इसके लिए ns2 np2 और ns2 np3, ns2 np4, ns2 np5 एंड द लास्ट वन इज ns2 np6, ठीक है। इस तरह से आप ये चीज देख सकते हो कि जब भी आपको किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, वैलेंस शेल का, बाहर वाले शेल का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो कुछ नहीं करना,
कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आपको अगर पीरियडिक टेबल याद है, समझते हो, तो आप उन सब चीजों को चुटकियों में कर सकते हो, बिल्कुल चुटकियों में। अगर बताओ किसका करना है, मान लिया फास्फोरस का बताना है, ठीक है। फास्फोरस कौन से पीरियड में है? फास्फोरस थर्ड पीरियड के अंदर है, तो इसका आंसर क्या आएगा? एन की वैल्यू आ गई 3, एन की वैल्यू क्या आ गई? 3। तो इधर देखो फास्फोरस का इधर क्या है? NH2NP3, तो 3S2 3P3। इस तरह से आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो, और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो तो उनके शेल्स को बना सकते हो, और शेल्स के अंदर आपको बॉन्डिंग में भी ये हेल्प करेगा, कोऑर्डिनेशन में भी ये हेल्प करेगा, एस ब्लॉक के अंदर भी ये हेल्प करेगा, पी ब्लॉक के अंदर भी ये हेल्प करेगा। उसके अलावा अगर आप हायर स्टडीज में जाते हो, वहां पे आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स पढ़ रहे होंगे, तो वहां भी ये वाली चीजें आएंगी। तो इसका मतलब ये है, अगर आप ऑर्गेनिक में जाओगे तो वो कार्बन के बारे में बताता, तो कुछ इन सब चीजों से ही चीजें कवर हो जाती हैं। लेकिन आप ये याद रखना, पीरियडिक टेबल और पीरियडिक टेबल की प्रॉपर्टीज पूरी केमिस्ट्री में आपको जगह जगह लगानी पड़ेगी, इसलिए आप इसको समझ लेना ध्यान से। और इस पूरी पीरियडिक टेबल को एक अपने आप नोटबुक में नोट करो, उसके बाद में हम आगे देखते हैं, ठीक है। इसके आगे की चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्लियर? क्लियर है क्या? ओके, तो इसके आगे हम पीरियडिक टेबल की प्रॉपर्टीज को डिस्कशन करेंगे। आपको ये समझ आ गया ग्रुप कहां पे है, पीरियड कहां पे है, कैसे ये चलता है ना? ये सब चीजें आपको समझ आ गई हैं। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है। अच्छा, क्या इस सब चीजों से, इस पूरी पीरियड की टेबल की हेल्प से आपको सारी चीजें कवर हो गई और इसमें आज तक कोई दिक्कत ही नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके बाद में थोड़ा और चेंजिंग आई है, और चेंजिंग आने के बाद में आपको एक अलग तरह की पीरियडिक टेबल को देखने को मिल सकती है। मॉडर्न पीरियडिक टेबल ये है जो आपने देखी, ये वाली, ठीक है। अभी जो मैंने बना के दिखाई है वो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, उसके बारे में मैंने बताया। और मेटल लेफ्ट साइड में होते हैं, राइट साइड में नॉन मेटल होते हैं, तो अलग चीजें हैं, उसके बारे में हम अलग से देखेंगे, ठीक है। अभी आपको ये पता होना चाहिए जो पीरियडिक टेबल है बन के कैसे आई है, किसके साइंटिस्ट ने क्या दिया, वो हिस्ट्री की बातें हैं। लेकिन आपके सामने जो बन के आई है उसको आप कैसे देखते हैं, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको बताना पड़ेगा तो आप उसको कैसे बताओगे, इन सब चीजों के बारे में देखा। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में प्रॉब्लम है कि उसको हम फर्स्ट ग्रुप में रखें, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके भी स्टेबलाइज हो सकती है, या फिर उसको हम 7th ग्रुप में रखें जो एक इलेक्ट्रॉन लेके भी स्टेबलाइज हो सकती है। तो उसके लिए हमारे सामने एक नए टाइप की पीरियडिक टेबल बनी है, जो जनरली बहुत कम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। लेकिन इस पीरियडिक टेबल के अंदर इस हाइड्रोजन की जो पोजीशन है, ये क्या है? डीमेरिट है, इसकी डीमेरिट है, ठीक है। इसको भी रिजोल्व कर दिया गया और एक नई टाइप की पीरियडिक टेबल, एक अलग ही टाइप की पीरियडिक टेबल जो आपको इधर देखने को मिलेगी। ये जो डीमेरिट है ये रिजोल्व कर दिया गया है, और रिजोल्व करने के बाद में एक नई दुनिया की टेबल, जिसको बोलते हैं हम एंगुलर पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, इसकी डिस्कवरी हुई, ठीक है। और ये कुछ पीरियडिक टेबल कुछ इस तरह से दिखाई देती है। समझ आया क्या? इधर देखना, ये पीरियडिक टेबल कुछ इस तरह से दिखाई देती है, और इसका जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। देखिए, अभी इस पीरियडिक टेबल के बीचों बीच हम हाइड्रोजन को प्लेस करते हैं, और अगर हाइड्रोजन को उधर प्लेस करते हैं तो उसके साइड में एस ब्लॉक एलिमेंट भी है, उसके इधर डी ब्लॉक एलिमेंट है, और इधर पी ब्लॉक एलिमेंट है, और जो नीचे की तरफ बचता है जो होता है ये पूरा, इसको बोला गया है प्राइमरी सर्कल, और इधर वाले को बोला गया है ऑक्सिलरी सर्कल, जहां पर हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को रखते हैं, और उसके अंदर हम
लैंथेनाइड्स के बारे में डिस्कशन करते हैं और एक्टिनाइड्स के बारे में भी डिस्कशन करते हैं। तो ये पीरियोडिक टेबल बहुत ही इजी हो जाती है समझना और इसको सीखना भी इजी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अभी आपके सिलेबस में इस तरह से इन्वॉल्व नहीं है। आपको जो पीरियोडिक टेबल देखनी है वो अभी यही वाली देखनी है और इस पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग ही हम नई नई चीजों को जो प्रॉपर्टीज है पीरियोडिक टेबल की उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। समझ आया? ठीक है, उनके बारे में जो डिस्कशन करेंगे वो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग करेंगे, इसके अकॉर्डिंग अभी नहीं करने वाले हैं। हम जो जाएंगे वो इसके अकॉर्डिंग ही जाएंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है? ओके, अब देखिए इसके आगे मैं बात करता हूं आपसे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, इसके बाद में जब मैं बात करूंगा आपसे तो वो मुझे बात करनी है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में। उसको मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को समझना है तो बिल्कुल स्टार्टिंग से समझाना है, बिल्कुल धीरे धीरे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसके अंदर अगर मुझे स्टडी करना होगा किसके बारे में, सबसे बेसिक टर्म ले लेते हैं जिसको बोलते हैं हम साइज। ठीक है, अगर मुझे बताना होगा कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं तो उनका साइज क्या है, और अगर मैं कंपेयर करने लगूंगा ऑक्सीजन को नाइट्रोजन से या फिर सल्फर को जर्मेनियम से या किसी को भी किसी भी एलिमेंट से अगर मुझे कंपेयर करना होगा और मुझे बताना होगा कि किसका साइज ज्यादा है, तो उसके बारे में मुझे बताने के लिए समझना होगा सबसे पहले एटॉमिक रेडियस या फिर एटॉमिक साइज के बारे में। उसके बारे में चलिए सीखते हैं। ठीक है, देखिए जो एटॉमिक रेडियस होती है, एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या है और एटम का मतलब क्या है, इन दोनों चीजों के बारे में देखिएगा। कैसे? इधर देखो, एटॉमिक रेडियस का मतलब देखो, एटम की शेप आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखा होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर के आपने अंदर पढ़ा है कि जो एटम होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है। मतलब क्या हुआ, स्फेरिकल शेप क्यों बोली जाती है उसकी? देखिए जो भी एटम है उसको हम क्या समझ के चलते हैं, डिस्कवरी के थ्रू हमें ये चीज पता चली है कि जो एटम है वो बिल्कुल स्फेरिकल होता है। सर्कुलर हो गया है तो अगर 2D में बात करेंगे, अगर मैं 3D में बात करूंगा तो ये ऐसे भी जाए या फिर ऐसे भी जाए या फिर ऐसे भी जाए, इधर से भी जाए, कैसे भी जाए, वो सारा का सारा स्फेरिकल काउंट किया जाएगा। इधर से देखूंगा तो भी और इधर से देखूंगा तो भी, किधर से भी जाऊं मैं, वहां पे जो शेप होगी एटम की वो हमेशा स्फेरिकल होगी। ये चीज आपको समझ आ गई? तो इसका मतलब क्या है, जब भी एटम को अगर मैं उसका सेंटर देखूंगा, वहां से अगर मैं उसका जो बाहर का सरकमफेरेंस है वहां तक की डिस्टेंस देखूंगा तो उसको मैं बोलूंगा क्या, एटॉमिक रेडियस, और या फिर इसी को ही बोला जाता है एटॉमिक साइज के बारे में डिस्कशन करना। और अगर मुझे एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस को बताना है तो उसको मैं 3 पार्ट्स में अलग अलग पढ़ता हूं, जिनमें सबसे पहला क्या है, इधर देखो, जिनमें सबसे पहला क्या है, कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, कोवेलेंट रेडियस। और दूसरा क्या है, मेटालिक रेडियस। ठीक है, तीसरा देखिए वंडरवाल्स रेडियस। तीनों चीजें आपको समझ आएगी क्या? बिल्कुल। 3 टाइप में किया जाता है, कौन कौन सी है, कोवेलेंट रेडियस क्या होती है वो भी देखेंगे, मेटालिक रेडियस एंड कोवेलेंट रेडियस, इनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कोवेलेंट के मॉड में, तो अगर आप केमिकल बॉन्डिंग में जाओगे तो कोवेलेंस या फिर कोवेलेंट या फिर कोवेलेंसी, उसको आप कैसे शो करते हो? आप बताते हो कि जो बॉन्ड बनते हैं उसके 2 ही मेथड होते हैं, या तो वो कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाए या फिर वो शेयरिंग से बने। और शेयरिंग से कैसे होगा, अगर मेरे पास एक एटम ये है और दूसरा एटम ये है, अगर इसको कुछ इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करे और इसने भी दिए, म्यूचुअल शेयरिंग हुई, तो उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर मैं बात करूं कि इसने कुछ भी नहीं दिया, जो भी दिया वो इसने ही दिया,
वन साइड शेयरिंग हुई, ट्रांसफर नहीं बोल रहा हूं मैं, शेयरिंग हुई, और शेयरिंग होने के बाद में कोवेलेंट बताते हैं। और दोनों बनने के बाद हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा कोवेलेंट है और कौन सा कोऑर्डिनेट है, लेकिन बनने से पहले ही हम बता सकते हैं, इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन बनने के बाद आप तो क्या ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बता सकते कि ये जो बॉन्ड बन के आया है वो कोवेलेंट बॉन्ड है या फिर वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये सब बच्चों की बातें, बिल्कुल छोटी छोटी बातें। लेकिन क्या सच में ऐसा ही होता है? नहीं, सच में ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा। तो फिर कैसा होता है? जो कोवेलेंट रेडियस है, जो कोवेलेंसी है, उसको हम ऑर्बिटल से बताते हैं। और जब भी हम कोवेलेंट के बारे में बात करेंगे तो हमेशा एक चीज याद रखना, वहां पर ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स जरूर होनी चाहिए। जो ऑर्बिटल्स है मतलब इलेक्ट्रॉन जहां घूमता है, अगर ये वाला है तो दूसरे वाला ये वाला है, तो इनके बीच में ओवरलैपिंग आप देख रहे होंगे। यहां पे जाके दोनों मिक्स तरह के एक तरह का जोन बनता है, जो उस चीज को बोलते हैं, हम उसको कहा जाता है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो अगर इसके बारे में ही मुझे सिखाना है आपको कोवेलेंट रेडियस के बारे में, तो आप कैसे बताओगे? एक मेरे पास एटम ये है, ठीक है, और इसका ऑर्बिटल ऐसा है। अगर एक एटम के इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल ऐसा है और दूसरा भी एक और ऑर्बिटल है, ये देखिए, और इन दोनों के बीच में अब कोवेलेंट बॉन्डिंग हो गई, क्योंकि ये जो हुआ है ये ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में कहता है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में कहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस एटम का जो सेंटर है, अगर ये सेंटर ए है और इसका जो सेंटर है वो अगर बी है, तो जो कोवेलेंट रेडियस होगी वो इन दोनों एटम्स के सेंटर की जो डिस्टेंस है, जो ए बी डिस्टेंस है, उसका हाफ होगी। ऐसे ही तो बता सकते हैं। अदरवाइज अगर मुझे एक का बताना होता तो मैं बता सकता था। एक का मुझे बड़ा आसान था, मेरे लिए बताना बहुत आसान था कि जो एटम है उसका सेंटर से यहां तक की जो रेडियस है, जो डिस्टेंस है, उसको बोले कोवेलेंट रेडियस। ऐसा नहीं होता। कोवेलेंसी हमेशा ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है। जब भी ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल होगी, जो इनके बीच की डिस्टेंस होगी, उसका अगर आधा कर दोगे तो उसको हम बोलते हैं, एवरेज कर दोगे, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम कोवेलेंट रेडियस। या फिर मैं कह सकता हूं 1/2 और डिस्टेंस ऑफ ए बी, 1/2 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ए बी। समझ आया क्या? इतनी चीज समझ आई क्या? कोवेलेंट रेडियस कहां से आई, कैसे बनी, क्या हुआ, ये समझ आ गया? ओके। अब आते हैं मेटेलिक रेडियस के बारे में। और मेटल में क्या होता है कि देखिए, अगर सॉलिड के बारे में बात करोगे तो आपने देखा होगा कि जो एटम होता है वो एक दूसरे से मिला हुआ होता है और वाइब्रेशन हल्के वाइब्रेशन शो करते हैं, है ना। ऐसी चीजें आपने सीखी है, कहां पढ़ी है? सॉलिड स्टेट के अंदर पढ़ी है। और वहीं पर आप थोड़ा बहुत मेटल के बारे में देखते हो। अगर मेटल होता है तो वो क्या होता है? इधर देखो, मेटल होता है वो क्या होता है? अगर एक एटम ये है और दूसरा एटम इससे कुछ इस तरह से मिक्स होता है। समझ आया क्या? इस तरह से मिक्स होता है। एक एटम ये है, ये वाला अगर इसकी सेंटर ही है और इसका सेंटर अगर बी है, फिर वही कर दो क्या? इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस होगी, अगर मुझे बताना होगा इसका आधा कर दूं तो उसी को हम बोलते हैं मेटालिक रेडियस। और अगर मुझे मेटालिक रेडियस को बताना होगा तो कैसे करूंगा? 1/2 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ए बी, 1/2 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ए बी। इसी को बोला जाता है मेटालिक रेडियाई, मेटालिक रेडियस इसी को बोला जाता है। क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है। ओके। और अगर वंडरवाल रेडियस के बारे में बात करा जाए, वंडरवाल का मतलब एक फिजिकल फिनोमेना, एक फिजिकल फोर्स होता है। जो अगर एक मॉलिक्यूल, मैं मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, एलिमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मॉलिक्यूल के बारे में, अगर एक ओवरलैपिंग, जैसे ये वाला है पूरा का पूरा, इसके बीच में अगर एक मॉलिक्यूल ये वाला है, इधर देखो, अभी देखना समझ आ जाएगा। अगर एक मॉलिक्यूल क्या होगा? ओवरलैपिंग से बना होगा, ऐसे ओवरलैपिंग से ये बन गया, एक इससे, देखिए इधर एक ओवरलैपिंग से ये बन गया। तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो पास के नियरेस्ट एटम है,
अगर उनकी डिस्टेंस a है, ये सेंटर इसका है, ये इसका b है, अगर इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो ab है, इधर देखो, अगर इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है वो ab है, ये एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ठीक है। इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में जो सबसे नियरेस्ट वाले एटम होंगे उनके सेंटर की जो बीच की डिस्टेंस होगी ए बी, अगर आप इसको आधा कर दोगे तो इसको बोला जाता है वंडर वाल्स रेडियस। तो अगर मैं वंडर वाल रेडियस की बात करता हूं तो वो क्या होगा, ए बी इधर का डिवाइड बाई 2, ए बी डिवाइड बाई 2। ये तीनों चीजें आपको समझ आई क्या? बिल्कुल क्लियर? एक बार इसको अपने आप छाप लो और समझ लो, ठीक है, बिल्कुल क्लियर जाना चाहिए आपको। इसके बाद में आप कुछ चीजों को देखोगे, एक बार ये देख लीजिए, हाँ ठीक है। ठीक है, कौन कौन सी चीजें कैसे? अगर मैं बात करूं मेटालिक रेडियस, वंडर वाल रेडियस या फिर कोवेलेंट रेडियस की, तो उसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है, क्या डिफरेंस होता है, कैसे उनको रेडियस को फाइंड आउट किया जाता है, वो सब आप यहां से देख चुके हो या नहीं, बताओ, ठीक है। अब अगर मैं इनमें बोलूं कि इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन होगा, कौन सी डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी, तो आप ये देख के भी बता सकते हो। चलिए बताइए कि रेडियस कौन सी सबसे ज्यादा होगी, ओवरऑल जो रेडियस होगी किसका ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा। अगर मैं एटॉमिक साइज के बारे में बात करूं, एटॉमिक रेडियस के बारे में बात करूं, तो किसकी रेडियस सबसे ज्यादा होने वाली है? इधर देखिए, अगर मैं इसका ऑर्डर लगाता हूं तो क्या आएगा, देखिए यहां तो मॉलिक्यूल ही अलग अलग है, तो इसके मतलब यहां पे बीच में ज्यादा डिस्टेंस होगी, ये थोड़े चिपके हुए हैं तो यहां पे उससे कम डिस्टेंस होगी। और इसमें मैं बात कर रहा हूं कि ओवरलैपिंग अंदर ही घुस गए, ऑर्बिटल्स ही अंदर घुस गए, और अगर ऑर्बिटल्स ही अंदर घुस गए तो डिस्टेंस तो ऑब्वियसली उससे कम ही होगी। तो आप इसको बोल सकते हो कि जो आर कोवेलेंट होती है वो कम होती है, उसके बाद में आर मेटालिक वाली होती है, उसके बाद में जो वंडर वाल वाली होती है, वंडर वाल रेडियस होती है, उन तीनों का जो ऑर्डर होता है साइज का वो कुछ इस तरह से होता है। क्लियर है क्या? वो कुछ इस तरह से होता है। नोट कर लीजिए जनाब, इसको नोट कर लीजिए, बिल्कुल तसल्ली से समझ लीजिए इसको, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको। और इन डेफिनेशंस को आप अपने आप लिख सकते हो, मुझे ऑर्डर को समझाने से मतलब है ना। इट इज द डिस्टेंस, हाफ द डिस्टेंस बिटवीन the center of the atoms in the overlapping zone, ठीक है। आप उससे डेफिनेशन आप निकाल सकते हो कि अगर मेरे पास एक एटम ये है, दूसरा एटम ये है, उसके सेंटर की जो बीच की डिस्टेंस है, जिसको मैं अगर लेंथ बोलूं ए बी लेंथ, अगर मैं उसको आधा करूंगा तो कोवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इनको डिफाइन कर सकते हो, उसका आप बड़े आराम से लिख सकते हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है उसको, ठीक है। ओके, समझ आया, मजा आया, बहुत अच्छी बात, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं एटॉमिक रेडियस के बारे में जो हमें जानने बहुत जरूरी है, जो हम पीरियडिक टेबल के अंदर लगाएंगे। अगर आपको वो सब चीजें पता हो गई तो आप उसका ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं। ट्रेंड एनालिसिस का मतलब ये है कि अगर कोई एलिमेंट लेफ्ट साइड में है या फिर राइट साइड में है, आप उसको बता सकते हो इसका साइज ज्यादा है, इसका साइज कम है, ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे, और हमें यही चीजें पढ़नी होती है। तो उससे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है जिसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस, इसके बारे में आपको जानना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसी को ही शुरू करेंगे। इधर देखना जनाब, बिल्कुल इधर देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस, उसके बारे में देखेंगे।
हेडिंग डाल लीजिए आप। हेडिंग डाल लीजिए, इधर देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। अगर एटॉमिक रेडियस के फैक्टर्स के बारे में बात करूं तो एटॉमिक की जो रेडियस होगी वो किस किस चीजों पे डिपेंड करती होगी, है ना। ट्रेंड को आप देखोगे तो कैसे देखोगे, इन सब चीजों के बारे में देखना है। अब अगर मैं आपको बात करता हूं, इधर देखना, अगर आपके पास में बिल्कुल बीचों बीच यहां पर, इधर देखो, ये वाला एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना, बिल्कुल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये रहा जी बिल्कुल ये न्यूक्लियस प्रेजेंट। मतलब क्या हुआ, जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहां पे प्रेजेंट है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। समझ आया क्या? इधर देखना आप, इधर भी इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहेंगे, इधर भी इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहेंगे, ठीक है। ऐसे इधर इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, इन्हीं को तो हम ऑर्बिटल्स बोलते हैं, इनको हम ऑर्बिटल्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब आप यहां पे एक चीज देखना, अगर मैं इसके बीच में फोर्सेस की बात करूं, फोर्सेस मतलब क्या होता है, मतलब क्या है, इंटरेक्शंस की बात करूं, एक और खतरनाक टर्म बोल दिया आपने, तो इंटरेक्शन के बारे में बात करूं। ओहो, अगर आप इसको और थोड़ा छोटा ले आएंगे तो आप जरूर समझ जाएंगे, इंटरेक्शन मतलब या तो वो अट्रैक्शन भी हो सकता है और या फिर वो रिपल्शन भी हो सकता है। और रिपल्शन का मतलब होता है दूर दूर हो जाना और अट्रैक्शन का मतलब होता है अट्रैक्ट हो जाना, पास पास आ जाना। अब देखो कैसे होता है, आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा चार्जेस के बारे में, उसको आपने सीखा होगा। चार्जेस अगर एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो अगर आप देखो एक छोटा बच्चा है, अगर वो पॉजिटिव चार्ज आप उसको मानो, छोटा सा बच्चा, तो किसके लिए भागेगा, वो खिलौने के लिए भागेगा। अगर आप उसको गेम दिखा दोगे तो गेम की तरफ भागेगा। और अब तो इस तरह का अट्रैक्शन हो रखा है जिसको आप पबजी के नाम से जानते हो। अगर आप उसके अंदर भी देखोगे पबजी के अंदर, तो हमें भी उस गेम से, उसको खेलने से अट्रैक्शन फील होता है। मतलब अगर आप अपने आप को एक पॉजिटिव चार्ज समझो और पबजी को निगेटिव समझो, तो आप दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होता है और उसी को हम बोलते हैं, अगर आप दोनों के बीच में अनलाइक चार्जेस हैं, अलग अलग चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस आपके पास में अगर हैं, तो अनलाइक चार्जेस के बीच में जो इंटरेक्शन लगेगा उसको हम अट्रैक्शन बोलते हैं। समझ आया क्या? अगर मैं इसको बिल्कुल सीधी लैंग्वेज में बताऊं, ज्यादा बहुत बड़ी कोर केमिस्ट्री के बारे में नहीं, बिल्कुल छोटी छोटी बातें। एक पॉजिटिव चार्ज है, ये लो, और एक नेगेटिव चार्ज है, ये लो। जब इन दोनों के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करता है, जो फोर्स लगता है, उसको हम बोलते हैं अट्रैक्टिव इंटरेक्शन भी बोला जाता है, या फिर अट्रैक्टिव फोर्स भी बोला जाता है, या फिर अट्रैक्शन भी बोल दिया जाता है। ये चीज समझ आई क्या? बिल्कुल क्लियर है? ओके। और अगर मैं इसके अंदर बात करूं रिपल्शन के बारे में, तो रिपल्शन कहां होगा, जब आपके पास में दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस होंगे, बिल्कुल सिमिलर साइज चार्जेस होंगे, या फिर मैं कहूं लाइक चार्जेस होंगे। अगर लाइक चार्जेस होंगे तो मतलब ये तो पॉजिटिव होना चाहिए, या फिर निगेटिव होना चाहिए। इन सब के बीच में, इन दोनों के बीच में, इसके बीच में नहीं, इन दोनों के बीच में रिपल्शन या फिर रिपल्सिव फोर्स भी बोल सकते हो आप, रिपल्शन या फिर रिपल्सिव फोर्स भी बोल सकते हो। और इधर देखो ये भी अलग सेम है, तो इनके बीच में भी रिपल्शन या फिर रिपल्सिव फोर्स या रिपल्सिव इंटरैक्शन होता है। क्लियर हो गई क्या बात? ये बिल्कुल क्लियर है। अब आप इसके अंदर बताओ कि यहां पे अट्रैक्शन किस किस के बीच में होगा। पहली बात, अगर मैं अट्रैक्शन के बारे में ही जानना चाहूं तो अट्रैक्शन किस किस के बीच में होगा। इधर देखो पॉजिटिव चार्ज और ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। पहली चीज, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में आपको अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होता दिखाई देगा, क्योंकि अलग अलग चार्जेस है ना उनके।
बिल्कुल अलग अलग चार्जेस है। और अगर मैं रिपल्शन के बारे में बात करूं, तो रिपल्शन कहां होगा? इधर देखो, रिपल्शन कहां होगा? इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा। तो देखिए इधर देखो, इलेक्ट्रॉन के बीच में, ठीक है, रिपल्शन क्रिएट होगा। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। तो अगर आपको बताना है इन दोनों के बीच में तो अट्रैक्शन फोर्स, और इन दोनों के बीच में रिपल्शन फोर्स, फिर इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स, मतलब क्या है कि अगर न्यूक्लियस है तो बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है कोई भी है उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ही होगा, और अगर अंदर वाला है तो भी अट्रैक्शन फोर्स होगा, और ये बाहर वाला है इसके बीच में रिपल्शन फोर्स क्रिएट होगा। और अगर मैं बात करूं कि कितना टोटल अट्रैक्शन लगता है, उसको हम बोलते हैं क्या? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या फिर उसको Z इफेक्टिव के नाम से भी जाना जाता है। ये बिल्कुल क्लियर समझ आ जाना चाहिए आपको, ठीक है। और बार बार और बहुत बार इसकी आपको जरूरत पड़ेगी, इसको समझाने के लिए मैंने ये चीज कही है। ये सारी कहानी जो गाई गई है, ये Z इफेक्टिव बोलते हैं इसको। और एग्जैक्ट कहां से निकालते हैं कितना Z इफेक्टिव लगना चाहिए, उसमें स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या होता है, स्लेटर रूल्स वगैरह से वो सब चीजें पूछते हैं, वो अलग बात है, उसकी बातें मैं नहीं कर रहा हूं। मुझे ये देखना है कि अगर मैं इस रिपल्शन को भी हटा दूं तो मेरे पास जो ओवरऑल कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगेगा, कितना अट्रैक्शन फोर्स लगेगा जो उसको अपनी तरफ खींच के रखेगा, उसको मैं बोलता हूं Z इफेक्टिव या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसको बोला जाता है। समझ आ गया क्या? बिल्कुल क्लियर समझ आया। मतलब क्या हुआ, अगर मेरे पास में Z इफेक्टिव की वैल्यू ज्यादा है, मतलब क्या है, ओहो, इसका मतलब क्या है, Z इफेक्टिव मतलब न्यूक्लियस उसको ज्यादा अपनी तरफ खींच के रखेगा। अगर छोटे बच्चे या हमारे से किसी भी बच्चे से अगर पबजी खेल रहा है, अगर आप उसका फोन लोगे या सरकार ने अगर उसका फोन लिया, मतलब उससे पबजी लिया, तो उसको बुरा लगेगा, वो उसको कोशिश करेगा अपनी तरफ खींच के रखने की, कुछ और ऑप्शंस ट्राई करने की, फौजी ट्राई करने की। सेम वे आप यहां पे लगा लो, सेम वे आप यहां पे लगाओ। वो कैसे है कि अगर आप उससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर खींचोगे, या फिर मैं कहूं Z इफेक्टिव बढ़ेगा, अगर Z इफेक्टिव बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा पावर से अपनी तरफ खींचेगा। अगर वो ज्यादा, अगर मैं न्यूक्लियस और मेरे चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, इधर भी चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, तो मुझे क्या करना, अगर मेरी पावर बढ़ गई तो मैं उनको ज्यादा अपनी तरफ खींच के रखूंगा, अपनी तरफ खींच कर इसको भी खींच कर रखूंगा, उधर वाले को भी उधर वाले खींच कर रखूंगा, सबको अगर मैं अपनी तरफ खींच के रखूंगा, तो उसके लिए आपके पास में जो एटम का रेडियस होगा वो कम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अगर मैं ज्यादा खींचकर, अगर मैं लूज छोड़ दूंगा, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भागते रहेंगे, दूर दूर भागते रहेंगे, और दूर दूर भागते रहेंगे तो साइज बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको आप नोट करो, इसके बारे में बताता हूं, अगर साइज बढ़ता है तो न्यूक्लियर चार्ज कम ज्यादा होने से उनके दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, Z इफेक्टिव और एटॉमिक साइज के बीच में रिलेशन क्या है, उसको आप मुझे बताओ, करिए। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है उसको आप मुझे समझाइए जरा। बहुत इजी है क्या? इजी ही है वैसे ही, इतनी खतरनाक और बहुत ऐसे बातें नहीं है, बहुत आराम से समझ सकते हो। इधर देखना, यहां से आप सीख जाओगे। अगर मैं न्यूक्लियस की पावर बढ़ा दूं तो क्या वो इलेक्ट्रॉन को जाने देगा? नहीं जाने देगा। अगर मैं और ज्यादा पावर कर दूं तो क्या उसका साइज वो अपनी तरफ खींच के रखेगा? यस। और यही तो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। वो क्या है? वो ये है कि अगर मैं Z इफेक्टिव मतलब न्यूक्लियर जो चार्ज है, अगर मैं चार्ज इसको बढ़ा देता हूं, ज्यादा कर देता हूं, जो इफेक्टिव टोटल निकल के आएगा, जो Z इफेक्टिव निकल के आएगा, अगर इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो इससे क्या होगा, ये इनको अपनी तरफ खींचेगा, इसको भी खींचेगा, इसको भी खींचेगा, इसको भी खींचेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, इसको भी खींचेगा, इसको भी खींचेगा, इन दोनों सबको खींचेगा। और ये जब अपनी तरफ इसको खींचेगा तो इससे क्या होगा, टाइटनेस बढ़ेगी,
टाइटनेस बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या है, नॉर्मल, अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में भी समझ लिया करो, टाइटनेस इंक्रीज हो जाएगी और बढ़ जाएगी। अगर टाइटनेस बढ़ जाएगी, वो खींच के अगर रखेगा तो क्या होगा, तो जो साइज है एटम का, जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक साइज, वो डिक्रीज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बारे में कैसे बताओगे, तो आप यहां पे एक चीज बता सकते हो, ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज the size of the atom will be decreased, कम हो जाएगा जनाब। और इसको आप कैसे बोल सकते हैं, इसका मतलब ये होता है एटॉमिक जो साइज है अगर ये बढ़ रहा है और दूसरा कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये कम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ जेड इफेक्टिव। समझ आया क्या, ये वाली बात समझ आई। जो पहला फैक्टर था वो था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या फिर जेड इफेक्टिव, ठीक है, उसके बारे में बताया। तो आप उसको कैसे देखेंगे, ये आप इस चीज से समझ सकते हो। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर होगा तो उससे क्या होने वाला है, तो उससे क्या होने वाला है, समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है। नोट कर लीजिए इसको, छाप लो उसको अपनी नोटबुक पे, तसल्ली से लिख लो। ठीक है, समझ आया, मजा आया? आप बताओ पहले, मजा आया आपको? इतनी चीज समझने में, सीखने में मजा आया? बिल्कुल क्लियर हो गई आपको, क्रिस्टल क्लियर हो गई है ना, ये चीज समझ आई। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत बड़ी पावर है और इसको कहां से निकाला जाता है वो एक अलग ही दुनिया है, स्लेटर रूल की दुनिया होती है, वो कहां से कुछ चीजें और भी जुड़ती है उसमें, ठीक है, थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन है, उसके अंदर हम नहीं जाएंगे, हमें ट्रेंड्स को एनालिसिस करना है, उसी टॉपिक के ऊपर रहेंगे अभी, ठीक है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज कम होगी, ये हमारा एक कंक्लूजन निकल आया, ये हमारा एक कंक्लूजन निकल आया, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है, तसल्ली से आपने समझ लिया होगा, बहुत अच्छी बात है। अब इसके अंदर एक दूसरा और इफेक्ट होता है, कौन सा है वो, कौन सा इफेक्ट है वो, उसके लिए आपको दो चीजें सीखनी होंगी, एक का नाम है पेनिट्रेशन, एक का नाम है पेनिट्रेशन और दूसरे का नाम है शील्डिंग। देखो इसको मैं अलग अलग एग्जाम्पल से नहीं समझाऊंगा, क्योंकि अगर मैं बाहर के एग्जाम्पल से, लाइफ रिलेटेड एग्जाम्पल से समझाता हूं तो वो इसमें अप्लाई होना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, और ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो ये है, और इसके अंदर क्लैरिटी होना बेहद जरूरी है। तो अगर आप इसका सबसे पहला टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है पेनिट्रेशन, ठीक है, या फिर मैं कहूं पेनिट्रेशन इफेक्ट, तो वो क्या होता है, पेनिट्रेट करने का मतलब क्या होता है, और केमिस्ट्री की दुनिया में पेनिट्रेशन इफेक्ट को हम कैसे लगाते हैं, कैसे उसको समझते हैं, आइए चले शुरू करते हैं, ठीक है, बिल्कुल धीरे धीरे शुरू करेंगे। आप पहले एक चीज देखिए कि अगर मेरे पास में कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये देखो मेरे पास एक कोई न्यूक्लियस, ये रहा प्रेजेंट हो गया, ये एक न्यूक्लियस है, और इसके चारों तरफ देखिए इधर, इसके चारों तरफ मैंने एक स्फेरिकल ऑर्बिटल बनाया। जो स्फेरिकल शेप किसकी होती है, एस ऑर्बिटल की होती है। अगर मैं बात करूं कि 1s है, ठीक है, ओके, अब इसके बाद में इसके बाहर एक और आ गया, उसका नाम है 2s,
अगर मैं इसके बारे में बात करूं, इसके बाहर एक और आ गया, इसका नाम क्या है, 2s इसका नाम है। ये क्या है, 2s ऑर्बिटल है। अगर ऐसा है तो, अगर ऐसा है तो क्या होगा, और देखो ये जो लाइन है जो इन दोनों को सेपरेट कर रही है उसको बोलते हैं हम नोड, जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, बिल्कुल खत्म। इस लाइन को, इसके अंदर अंदर 1s की प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की, इधर 2s की प्रोबेबिलिटी है इसको पाए जाने की। तो इसके अगर मैं बात करूं, जो ये वाला रीजन है, अगर ये वाला रीजन है, इस वाले रीजन की मैं अगर बात करूं तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर इसको मैं नोड कहूंगा, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है, वो उन दोनों को अलग अलग करता है, दूर दूर करता है, बिल्कुल अलग अलग करता है। अगर आपको इतनी चीज समझ आई क्या, पहले ये बताओ, इसको थोड़ा और सही से बना लेते हैं, ठीक है, थोड़ा समझ आने के लिए बताया गया है, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर, ये न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिटल्स, अगर मैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को डाल दूं, अब देखो, अब मैंने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या देखी है, जब भी लोग पेनिट्रेशन को समझाते हैं तो बताते क्या है कि मैंने एक इलेक्ट्रॉन डाला, वो इलेक्ट्रॉन ने क्या करा, इस जो यहां पे होना चाहिए था उसको नीचे अंदर की तरफ लेके चला गया। अगर वो उसको अंदर की तरफ लेके चला गया, मतलब जो ऑर्बिटल यहां घूमना चाहिए था वो यहां नहीं घूमा, इसके अंदर घूम गया। अगर वो इसके अंदर घूम जाता है, अगर इसके अंदर चला जाता है तो उसको बोलते हैं हम पेनिट्रेशन, जो सरासर बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। जो पेनिट्रेशन है वो कभी सिंगल इलेक्ट्रॉन फिनोमिना नहीं है और किसी एक ऑर्बिटल के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताता। अगर मैं बात करूं कि एक मेरे पास न्यूक्लियस है और उसके बाहर 1s है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, अब वो अंदर चला जाएगा, कहां, न्यूक्लियस के अंदर। तो अगर आप इस चीज को ऐसे समझोगे कि पेनिट्रेशन इफेक्ट एक सिंगल इलेक्ट्रॉन या फिर सिंगल ऑर्बिटल की फिनोमिना है तो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। ऐसा कभी भी नहीं होता, ऐसा जिंदगी में नहीं होता है, पता नहीं कहां होता है, जहां होता है वहां होता होगा। तो पेनिट्रेशन जो है वो एक मोनो इलेक्ट्रॉनिक फिनोमिना नहीं है, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक फिनोमिना है, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक, या तो मैं ये कहूं या फिर मैं कहूं मल्टी ऑर्बिटल फिनोमिना है, मल्टी ऑर्बिटल फिनोमिना है। ये एक इलेक्ट्रॉन या फिर एक ऑर्बिटल्स के फॉर्म में उसको कभी भी हम समझा नहीं सकते हैं। बिल्कुल क्लियर हुई क्या बात, बेहद जरूरी बात है, ये बिल्कुल क्लियर होने चाहिए आपको, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अब अगर मैं बात करूं इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो इलेक्ट्रॉन स्फेरिकली, अगर मैं न्यूक्लियस हूं तो स्फेरिकली इधर भी इधर भी चारों तरफ घूम जाएगा इलेक्ट्रॉन तो कैसे भी जा सकता है ना, इलेक्ट्रॉन तो घूमता रहेगा उसके अंदर। और अगर इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा तो इधर भी देखो, मैं 2s के अंदर भी इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो वो भी इसके अंदर घूमता रहेगा, इधर घूमता रहेगा, इधर भी घूमता, स्फेरिकल है ये ध्यान में रखना कि एक तरफ ऐसे ही नहीं घूमता, वो किसी भी घूम सकता है, ठीक है। और अगर मैं इसके बारे में बात करता हूं, अगर इलेक्ट्रॉन दोनों घूम रहे हैं तो न्यूक्लियस क्या काम करता है, वो इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा, इसको भी खींचेगा, उधर वाले को भी खींचेगा, अपनी तरफ जोर लगाएगा, अपनी तरफ खींचेगा उसको। तो अगर मैं बात करूं, अगर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा तो जो ये 1 वाला है वो और अंदर चला जाएगा, थोड़ा इधर को खींच जाएगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स खींच जाएगा, ये ऑर्बिटल खींच जाएगा। अगर ये ऑर्बिटल अंदर की तरफ खींच जाएगा तो उसका मतलब जो नया जो ऑर्बिटल की जो लाइन बनेगी या जो जिसको हम शो कर सकते हैं, डिनोट करेंगे, वो हम कुछ इस तरह से शो कर सकते हैं। तो जब ये वाला है तो ये भी खींचेगा क्योंकि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स है, यहां भी मैंने इलेक्ट्रॉन डाले, तो ये अगर यहां भी इलेक्ट्रॉन मैंने डाल दिए, यहां भी अगर इलेक्ट्रॉन डाले तो ये भी इसकी तरफ को खींचेंगे, ये भी इसकी तरफ को खींचेंगे, तो ये भी इसकी तरफ को अगर खींचेंगे तो जहां 1s का होना चाहिए था, अगर उसकी जगह पे 2s का ऑर्बिटल आ जाता है, अंदर की तरफ खिंच जाता है, उसको पेनिट्रेट कर जाता है। पेनिट्रेट करना मतलब उसके बाउंड्री के अंदर घुस जाना। अगर वो उसके अंदर घुस जाता है, उसके अंदर आ जाता है, तो उस जो फिनोमिना होती है उसको हम बोलते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट। समझ आया क्या, मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है ये वाले, जो नया ऑर्बिटल बन के आया वो यहां आ जाता है इस वाले रीजन के अकॉर्डिंग। देख लेना, इधर देखो, जो नया रीजन है वो कौन सा, ये वाला, इस रीजन के अकॉर्डिंग। इधर देखो, इस रीजन जो मैं व्हाइट वाले से बना रहा हूं, ये वाला, अरे ये इस रीजन के अकॉर्डिंग अगर इस रीजन के अंदर घुस जाएगा
इस रीजन के अकॉर्डिंग आ जाएगा अगर, तो इसी फिनोमिना को बोला जाता है, इसी फिनोमिना को बोला जाता है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन बोला जाता है। अगर इसको देखो यहाँ पे, इधर से एक बार और देखो, अगर ये न्यूक्लियस है, यहां पे 1s होना चाहिए था, यहां पर 2s होना चाहिए था, और अगर होता क्या है, होता क्या, इतने डिस्टेंस में 2s होना चाहिए था, होता ये है कि न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ खींचता है, इसको भी अपनी तरफ खींचता है। अगर इसको अपनी तरफ खींचता है तो इसको भी खींचेगा, और अगर वो खींच के थोड़ा यहां तक आ जाता है, इधर तक आ जाता है, यहां तक, इस वाली बाउंड्री में आ जाता है, इस वाली बाउंड्री में आ जाता है, तो इस बाउंड्री को ही हम बोलते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट। समझ आया क्या? पेनिट्रेशन इफेक्ट क्लियर है क्या? एक बार इसको आप समझ लो, थोड़ा टाइम लगता है आई नो, लेकिन अगर आपको समझ आ गया तो मजा आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये समझ आ गया तो मजा आ जाएगा जी। तो इसको आप कैसे समझा सकते हो? इधर देखिए, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल पेनिट्रेट कर जाती है, फिर मैं कह सकता हूं एंटर, अंदर घुस जाती है, एंटर इन द रीजन ऑफ, इन द रीजन ऑफ किसका, किसके, इस रीजन के अंदर चल जाती है, इनर ऑर्बिटल। दिस फिनोमिना is called as क्या? पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट ये बोला जाता है। क्लियर है क्या? पेनिट्रेशन इफेक्ट बोला जाता है। समझ आया क्या? मजा आ गया क्या? बिल्कुल ये बताओ, बिल्कुल क्लियर हो गया क्या ये बात? और ये ध्यान रखना, ये मल्टी इलेक्ट्रॉनिक और मल्टी ऑर्बिटल है ना, ये वाले फिनोमिना है, सिंगल वाले के लिए नहीं है, मोनो इलेक्ट्रॉनिक के लिए बिल्कुल भी यह बात नहीं है। इसको आपको बिल्कुल समझ आई क्या? बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए ये बात, बिल्कुल जान निकाल दूंगा मैं आपको अगर नहीं क्लियर हुई तो। ठीक है, समझ लीजिए, बिल्कुल अच्छे से समझ लो। समझ आया? अब इसके बाद में हम देखते हैं शील्डिंग के बारे में। बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, दोनों को कोरिलेट कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग नहीं समझा सकते। देखिए ये दोनों चीजें देखो कैसे, जो पेनिट्रेशन है उसका एक, अगर मैं बोलूं शील्डिंग क्या होती है, शील्डिंग मतलब ढक लेना है ना। अरे अगर इसको आपने देखा, पेनिट्रेशन का मतलब क्या हुआ, अगर मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ ये है और इस तरह से लगा हुआ, अगर यहां पर रिया चक्रवर्ती बैठी हुई है, अगर यहां पर रिया चक्रवर्ती बैठी हुई है और इधर मुंबई पुलिस है और बाहर सीबीआई है, ऐसा मानो आप, तो अगर सीबीआई इसके रीजन के अंदर चली जाए, मुंबई पुलिस के अंदर भी उसके अंदर तक घुस जाए, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेनिट्रेशन। बस इतनी सी बातें हैं, इतनी सी बातें हैं। ठीक है, ऑब्वियसली अट्रैक्ट तो वो होंगे ही उसको अरेस्ट करने के लिए। ऐसे बिल्कुल लाइव एग्जांपल से भी समझना चाहो तो उससे भी समझ सकते हो, लेकिन आप इसको फिल्मी स्टाइल से मत समझो। ये दोनों कॉन्सेप्ट बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है ये, तो इनको आप जो एक्चुअल में होता है उसके अकॉर्डिंग समझो, और मैं वो ही कोशिश करूंगा आपको समझाने की। ठीक है, अब देखिए अगला देखो, इधर देखिए, वो है शील्डिंग इफेक्ट। कौन सा? शील्डिंग इफेक्ट। और शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है? शील्डिंग इफेक्ट जब हम बताते हैं तो हमेशा पेनिट्रेशन के बाद बताया जाता है। कैसी सी बात कर दी मैंने, मतलब सर पहले पेनिट्रेशन सीखना पड़ेगा उसके बाद में शील्डिंग सीखना? यस,
क्योंकि जो शील्डिंग इफेक्ट है वो पेनिट्रेशन का कॉन्सिक्वेंसेस है। मतलब ये वाला जो है ये इसका एक कॉन्सिक्वेंस है। कॉन्सिक्वेंस क्या होता है और पेनिट्रेशन का कॉन्सिक्वेंस कैसे होगा, ठीक है, इसके बारे में भी आइए इधर सब समझाऊंगा। मैं सब समझाऊंगा आज मैं तय करके आया हूं, ठीक है। कॉन्सिक्वेंस है किसका, पेनिट्रेशन का। और ये बातें बिल्कुल आप ध्यान में रखना, बिल्कुल जहन में उतार लेना अपने, ठीक है, जहन में उतार लेना इन चीजों को। और बेहद इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है, शील्डिंग का मतलब क्या होता है, शील्डिंग का मतलब होता क्या है। इधर देखो, इधर देखिए, अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर मैं बात करूं यहां पर, तो अगर मैं बात करूं यहां पर न्यूक्लियस मैंने रख दिया, अगर मैंने यहां पर न्यूक्लियस रख दिया तो इसके चारों तरफ 1s होगा, 2s होगा, फिर 2p होगा, इस तरह चलता रहेगा, 3s होगा, फिर 3p होगा। और आपको पता है जो s ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल होता है और जो p ऑर्बिटल होता है वो किस तरह से होता है, डंबल शेप होता है। क्या होता है वो, डंबल शेप उसकी होती है। इधर आइए, इधर देखिए, ठीक है। तो देखो इधर देखो, मैंने क्या बताया, अगर आपको इसके बाहर 2s वाला दिखाना है तो कुछ इस तरह से आएगा। ये मानो 2s ऑर्बिटल है, और अगर इसी को ही मैं बताऊं कि यहीं पर अगर मैं p वाले को शो कर दूं, कैसे, दोबारा से बनाना पड़ेगा। इधर देखना, न्यूक्लियस 2s, और यहीं पर मैं अगर 2p को बारे में बात करूं इतना, ठीक है। या फिर आप और क्लैरिटी से समझो, अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट समझ आए, क्योंकि जो 2s है और जो 2p है वो दोनों एक ही एनर्जी लेवल पे होते हैं। कैसे एनर्जी लेवल पे, कैसे, मतलब अगर ये 2 वाला है तो ये भी इतना ही है और इसकी शेप अलग है, और यहाँ पे p वाला भी कुछ इस तरह से ही प्रेजेंट होगा। ये वाली चीज समझ आई क्या, बिल्कुल ये वाली चीज बिल्कुल क्लियर समझ आई क्या। ये वाला क्या है, 2s वाला है क्योंकि स्फेरिकल है, और ये क्या है, 2p वाला है, और ये क्या है, न्यूक्लियस है। ये वाला क्या है, न्यूक्लियस है, ये वाला न्यूक्लियस है, और दूसरे वाला 2p ऑर्बिटल है। इसकी शेप स्फेरिकल है और इसकी शेप डंबल शेप है, ठीक है। ये आपको मुझे बताने की, समझाने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं, आपको पता होती हैं ये चीजें, ठीक है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ओके, अब आप इसके बाद में मुझे बताओ कि जो शील्डिंग इफेक्ट है वो किसको क्या करता होगा, कैसे कवर करता होगा। अगर, और मैंने आपको बताया कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पेनिट्रेशन इफेक्ट का है, तो मतलब क्या है कि पहले पेनिट्रेशन इफेक्ट वहां पे लगता होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एक न्यूक्लियस है और वहां से अगर मैं डिस्टेंस देखूं तो 2s की और 2p की एक जगह पे होनी चाहिए थी, है ना, ऐसे होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में डीजेनरेसी है। अब आपको एक बड़ी टर्म दे दी क्या मैंने, पता होगा तो अच्छी बात है। डीजेनरेसी का मतलब होता है अगर 1s इधर होता है, 2s इस वाले पे होता है, 2p भी यही होता है, 3s इधर होगा, 3p इस तरह से, 3d इस तरह से होगा, है ना। लेकिन क्या वो हमेशा ऐसे ही होता है? हाँ, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक के बारे में देखोगे, एक इलेक्ट्रॉन जहां पे होगा तो से सही बात है। लेकिन अगर पॉली इलेक्ट्रॉनिक के बारे में देखेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक के बारे में देखेंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, अगर वहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे, अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे, तो वहां पर हम डीजेनरेसी नहीं समझते हैं। डीजेनरेसी का मतलब है एट सेम एनर्जी लेवल, सेम एनर्जी लेवल पे होने चाहिए। अब होता क्या है, क्या ये ऐसे रहता है, कैसे होता है, ये कब होता है, ये तब होता है केवल जब सिंगल, ये कब होता है, फोर क्या, मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन भी आता है, बहुत डीप क्वेश्चन है, थोड़ा समझना पड़ता है, लेकिन ध्यान रखना कभी कभी अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसे भी क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। यहां पे आया 2s 2p। अब इससे पहले होना क्या है, अब पेनिट्रेशन होना चाहिए। तो पेनिट्रेशन का मतलब क्या है कि अगर जो 2s वाला है वो अगर यहाँ 1s वाला है, अगर ऐसे 1 वाला, तो ये इसकी
सरकमफेरेंस के अंदर आ जाएगा। ये खींचेगा इसको, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, ये इधर को खींचेगा, ये इधर को खींचेगा, ये सारा जब इसको इधर को खींचेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ये 2s वाला यहां पर आ जाएगा, इतने डिस्टेंस पे आ जाता है। और अगर मैं बात करूं 2s का मतलब क्या, स्फेरिकल, और स्फेरिकल मतलब जो न्यूक्लियस है, जो बीच में न्यूक्लियस, अगर ये न्यूक्लियस है इसके चारों तरफ जो इतनी दूर था वो थोड़ा और पास आ जाएगा, बिल्कुल पास में आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, वो न्यूक्लियस को ढक लेगा, स्क्रीन कर लेगा, इसीलिए इसको बोला था शील्ड कर लेगा। या आप से समझो कि अगर आपने कोई बड़ा बल्ब ले लिया, बहुत बड़ा बल्ब ले लिया और आपने इसको जला दिया, या फिर एलईडी लाइट लग ली ऐसी, ठीक है, गोल वाली, उसको बिल्कुल आपने जला दिया। अगर उसने आपको जला दिया उसको, तो उससे क्या होगा कि उससे जो है, जो फोर्स मान लो उसको, लाइट को, जो उसको अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, तो अगर आप उसके चारों तरफ 2s रख दो, मतलब आप उसके ऊपर मोटा कपड़ा रख दो, तो क्या होगा, लाइट जो है जो बाहर की तरफ जा रही थी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। का मतलब क्या हुआ, ये अंदर की तरफ गया तो पेनिट्रेशन हो गया। अरे यार समझ लेना इस बात को, पेनिट्रेशन हो गया तो इसके बाहर के बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, बाहर वाले के डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसको तो अंदर खींच रहा है, लेकिन जो इसके बाहर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस 2p को धक्का मार देंगे बाहर की तरफ, और इसको थोड़ा और बाहर की तरफ लेके चले जाएंगे। और जब बाहर की तरफ लेके जाएंगे, इसी को बोलते हैं शील्डिंग। इसकी वजह से इसके ऊपर काला कपड़ा रख दिया या फिर बड़ा कपड़ा रख दिया या मोटा कपड़ा रख दिया, जिससे कि ये तो शील्ड हो गया, इसको तो शील्ड हो गया, लेकिन उस पेनिट्रेशन अंदर जाने की वजह से जो शील्डिंग हुई, उसका एक रिजल्ट ये हुआ कि जो 2p वाला है वो रिपेल हो जाएगा और बाहर की तरफ आ जाएगा। समझ आया क्या? एक्चुअली है ही ये ऐसा, आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स पड़ता है लेकिन आपको क्लियर हो जाएगा। इतनी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी ना, ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि आपको अगर इसके बीच में देखा जाए तो ये अट्रैक्शन फोर्स रिपल कम हो जाएगा, तो ये बाहर की तरफ हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इधर देखो कि जो ऑर्बिटल, इधर देखना जरा, दूसरी लैंग्वेज में दिखाता हूं उसको मैं। इधर देखो, न्यूक्लियस, उसके बाहर 2s ऑर्बिटल, उसके बाहर क्या है, 2s ऑर्बिटल है, ये वाला चीज, ठीक है, ये 2s वाला है, और ये क्या है, 2p वाला है। पेनिट्रेशन हुआ, पेनिट्रेशन से क्या होगा, ये थोड़ा अंदर की तरफ चला जाएगा, ये चला गया अंदर की तरफ। मान लो ये बाहर वाला, ये बाहर की तरफ ऐसे था, ये थोड़ा और अंदर की तरफ चला गया ऐसे, ये पेनिट्रेशन हो गया, ये हुआ पेनिट्रेशन हो गया। ओके, अब इसकी वजह से क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन यहां पे आया, उस इलेक्ट्रॉन ने इसको धक्का मारा, और इसको धक्का मारने के बाद में इसको बाहर की तरफ पुश दिया, इसको बाहर की तरफ फेंक दिया। इससे क्या हुआ, यहां पे इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में यहां पर रिपल्शन क्रिएट हुआ, और रिपल्शन की वजह से उसको बाहर फेंक दिया, और इस पूरे न्यूक्लियस को उसने यहां पर इस पूरे न्यूक्लियस को अंदर की तरफ जाने की वजह से शील्ड कर दिया। इसी को बोला जाता है शील्डिंग इफेक्ट। समझ आया क्या? अब S वाला है वो ज्यादा अच्छे से कवर करेगा क्या, या फिर P वाला करेगा? P वाला तो डंबल शेप है तो वो अच्छे से इसको कवर नहीं करेगा, जो S वाला वो अच्छे से कवर करेगा। तो जो शील्डिंग का ऑर्डर होता है, देखो ये इसका कॉन्सिक्वेंसेस है, और p ऑर्बिटल का बाहर जाना, ये जो रिपल्शन होगा ऑफ p और 2p ऑर्बिटल, ये किसका है, ये रिजल्ट है शील्डिंग इफेक्ट का, ये रिजल्ट है शील्डिंग। तीनों चीजें ध्यान रखना। पेनिट्रेशन जो है वो अलग दुनिया है, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक के लिए होता है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस
पेनिट्रेशन का वो शील्डिंग इफेक्ट होता है, और शील्डिंग इफेक्ट का रिजल्ट जो होता है वो 2p इलेक्ट्रो ये ऑर्बिटल उसको बाहर धक्का दे देना, बाहर की तरफ फेंक देना, ये उसका रिजल्ट होता है। ये चीज आप बिल्कुल क्लियर समझना। शील्डिंग इफेक्ट का अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो जो S वाला होगा वो अच्छे से इसको कवर कर लेगा, ठीक है। तो S की शील्डिंग सबसे ज्यादा होगी, फिर P की होगी, फिर D की होगी, और फिर F की होगी। आप इसको याद रखना, ठीक है। S P D F समझ आया? बताओ मजा आया क्या? ये बिल्कुल क्लियर हो गया? तसल्ली से बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ आया? बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको समझ आ गया तो मतलब धन्य हो गया हूं मैं। ठीक है, तो 1 मिनट आप इसको नोट कर लो, समझ लेना भाई, अच्छे से समझ लेना, तसल्ली से, बिल्कुल क्लैरिटी से आपको समझ आना चाहिए बिल्कुल ये, ठीक है। तो ये इसके अंदर चीजें यूज करेंगे। अब हम जो फैक्टर्स इसके अंदर आ गए हैं, और हाँ एक और देख लो, ये 2 चीजें हुई, शील्डिंग इफेक्ट हुई और जेड इफेक्टिव वगैरह ये हो गया। अब मुझे थोड़ा सा आपको डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बताना है, उसके साथ साथ मुझे ट्रेंड को एनालिसिस कराना है एटॉमिक ऑर्बिटल की। एटॉमिक ऑर्बिटल का मैं ट्रेंड आपके साथ में एनालिसिस कराऊंगा, एस ब्लॉक के अंदर, पी ब्लॉक के अंदर, डी ब्लॉक के अंदर, ग्रुप वाइज एस ब्लॉक के अंदर, पी ब्लॉक के अंदर और डी ब्लॉक के अंदर। आप ये सारा ट्रेंड सीख जाओगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, एटॉमिक रेडियस का, और इसको आप आगे इंप्लीमेंट करोगे। तो जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया है, ये शील्डिंग वाला, पेनिट्रेशन वाला, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, 2 बार देखोगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इन चीजों को आप एक बार ग्रैब ऑन करके आओगे, समझ के आओगे, सीख के आओगे, बांध के लेके आओगे, ऐसा वादा करो मुझसे। और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।